नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के शायद सबसे इम्पोर्टेंट केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसने भारत के संविधान को एक तरह से बचाया। ये कहानी है केशवानंदा भारती केस की। सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही गहरा है। सोचिए इसके बारे में। क्या एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे हमने और आपने ही चुना है उस कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को ही बदल सकती है? वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर पूरा देश खड़ा है, उसकी रूह को, उसके वजूद को। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो बेसिकली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर था, एक संवैधानिक रस्साकशी। एक तरफ थी पार्लियामेंट जो कहती थी कि हम लोगों की आवाज हैं, द वॉइस ऑफ द पीपल, इसलिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की अनलिमिटेड मतलब असीमित पावर होनी चाहिए। और दूसरी तरफ था सुप्रीम कोर्ट, द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका कहना था होल्ड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को, उसकी नींव को बचाने के लिए कुछ लिमिट्स, कुछ सीमाएं होनी ही चाहिए। ये इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई आखिर शुरू कैसे हुई? इंटरेस्टिंगली इसकी शुरुआत किसी बड़े पॉलिटिकल ड्रामा से नहीं, बल्कि एक सन्यासी और स्टेट के बीच एक सीमिंगली छोटे से विवाद से हुई। द मंक वर्सेस द स्टेट। कहानी की सेटिंग पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स नहीं, बल्कि साउथ इंडिया में केरला का एक शांत धार्मिक मठ है, एडनीर मठ, और इसके प्रमुख थे हिज होलीनेस केशवानंदा भारती। हुआ ये कि केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नए लैंड रिफॉर्म कानून लाए जिनका सीधा असर उनके मठ की जमीन पर पड़ रहा था। अब यहाँ से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। केरला के इन कानूनों को कोर्ट्स में चैलेंज से बचाने के लिए उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ने 3 बड़े पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास कर दिए। पहले आया 24th अमेंडमेंट, जिसने पार्लियामेंट को पावर दी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। फिर आया 25th अमेंडमेंट, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को काफी लिमिट कर दिया। और आखिर में 29th अमेंडमेंट ने केरला के उन्हीं लैंड रिफॉर्म लॉज को एक स्पेशल प्रोटेक्टिव शील्ड दे दी ताकि उन्हें कोर्ट में चैलेंज ही ना किया जा सके। इट वाज अ सीरीज ऑफ पावर मूव्स। और इन्हीं 3 अमेंडमेंट्स के बाद केशवानंदा भारती की जो पिटिशन थी वो सिर्फ एक जमीन के मामले से कहीं बड़ी हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने था एक आखिरी, एक अल्टीमेट लीगल क्वेश्चन। इस केस की इंपॉर्टेंस, इसकी ग्रेविटास का अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 13। इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी, पूरे 13 जजेस। आज तक इतनी बड़ी बेंच किसी केस के लिए नहीं बैठी है। दैट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट द स्टेक्स इन्वॉल्व्ड। तो अब कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ जमीन का नहीं था, सवाल थे इंडियन डेमोक्रेसी के फ्यूचर के बारे में। क्या पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है? क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से छीन सकती है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ बेसिक फीचर्स जिन्हें कभी किसी भी हालत में बदला नहीं जाना चाहिए? और क्या पार्लियामेंट अपने कानूनों को जुडिशियल रिव्यू यानी अदालत की नजर से हमेशा के लिए बचा सकती है? These were some heavy questions। और अब आती है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, वो ऐतिहासिक फैसला और वो डॉक्ट्रीन, वो सिद्धांत जो इस फैसले से पैदा हुआ, द ग्रैंड रिवील। वर्डिक्ट आया 7-6 की मेजॉरिटी से। जस्ट थिंक अबाउट दैट, इट वाज अ रेजर थिन मार्जिन, सिर्फ एक वोट का फर्क। उस एक जज के वोट ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। इट वाज दैट क्लोज। तो इस 7-6 के वर्डिक्ट से निकला क्या? एक कॉन्सेप्ट जिसने इंडियन लॉ को हमेशा के लिए बदल दिया, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हाँ, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, लेकिन वो इसकी नींव को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को ना तो बदल सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। आप बदलाव कर सकते हैं पर कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान नहीं मिटा सकते। अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकता है, राइट? तो इसे समझने के लिए एक ब्रिलियंट एनालॉजी है। इमेजिन कीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक घर है। अब पार्लियामेंट उस घर में रेनोवेशन कर सकती है, कमरों का पेंट बदल सकती है, इवन एक नई मंजिल बना सकती है। ये सब अमेंडमेंट्स अलाउड हैं, लेकिन वो घर जिन स्तंभों पर, जिन फाउंडेशन पिलर्स पर खड़ा है, उन्हें नहीं तोड़ सकती, क्योंकि अगर पिलर्स ही गिर गए तो पूरा घर ही ढह जाएगा। यही पिलर्स हैं संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। तो आखिर ये पिलर्स हैं क्या? देखिए, कोर्ट ने इसकी कोई फाइनल एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी और शायद यही इसकी ब्यूटी है, लेकिन कुछ कोर फीचर्स जरूर बताए, जैसे कि
सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान सबसे ऊपर है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ लॉ और सबसे इम्पोर्टेंट हर एक इंसान की डिग्निटी और उसकी आज़ादी। तो इस एक फैसले ने आने वाले समय के लिए इंडियन डेमोक्रेसी पर क्या असर डाला? इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर एक सेफ्टी लॉक लगा दिया। कोर्ट का मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि संविधान के हर हिस्से को बदला जा सकता है क्योंकि समय के साथ बदलाव जरूरी है, पर एक शर्त है कि उसकी बुनियादी नींव, उसका बेसिक फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर वैसा ही रहे। ये एक कमाल का बैलेंस था, एक मिडिल पाथ जो चेंज को अलाउ करता है लेकिन डिस्ट्रक्शन को नहीं। और ये डॉक्ट्रिन सिर्फ किताबों में नहीं रह गया, इसकी लेगेसी, इसका इम्पैक्ट आज तक हमारे साथ है। 1975 में इसी डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया गया। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में इसने पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देने की कोशिश को फिर से रोका। यहाँ तक कि 2017 के लैंडमार्क राइट टू प्राइवेसी केस की जड़ें भी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल वाले बेसिक फीचर से ही जुड़ी हैं। तो इस सब का रिजल्ट क्या हुआ? इस एक केस ने सुप्रीम कोर्ट के रोल को सीमेंट कर दिया एज द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा प्रोटेक्टर जो ये इंश्योर करेगा कि पार चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रहे। अगर इस पूरे केस को एक लाइन में समअप करना हो तो वो है लक्ष्मण रेखा। इस फैसले ने पार्लियामेंट की पावर्स के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। आप संविधान को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को आप नष्ट नहीं कर सकते। यू कैन मॉडिफाई बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। तो चलिए जाते जाते एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ जाता हूँ। अगर पावर आपके हाथ में हो तो आपके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा एक फीचर होगा जो नॉन नेगोशिएबल है, जिसे आप कभी किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे? इस पर जरूर सोचिए।